देखो, आज से हम आपके भूगोल की नई बुक चालू कर रहे हैं, है ना। आपकी भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक क्लास 11 की आपकी बुक स्टार्ट कर रहे हैं। और बुक का नाम क्या है आपका? भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11वीं के लिए पाठ्य पुस्तक, है ना। भारत एनसीईआरटी की बुक है ये। एनसीईआरटी क्या है आपकी बुक है। यहां पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारत अध्याय 1 भारत की स्थिति, है ना? भारत स्थिति, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो, पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं, आप सबने भारत का नक्शा देखे है ना। अब आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। भारत के नक्शे को आपको विस्तार से देखना है ना। ये होता भारत का नक्शा, इसको अच्छे से देखो आप, यहां से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा मतलब कि आड़ी रेखा या अक्षांश रेखा होती, क्या होती है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा में भारत देश कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? अक्षांश रेखा में भारत देश जो है आपका यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है आपको ऊपर की चोटी बिल्कुल 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है ना। और देशांतर में कहाँ तक फैला हुआ है? ये 68 के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। क्लियर? इतना भयंकर से फैला हुआ है आपका ये। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में कश्मीर, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कहाँ तक? कश्मीर तक फैली हुई है। और दक्षिण, देखो ये ऊपर वाला होता है उत्तर, ये क्या होता है आपका? उत्तर होता है। और नीचे होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। भारत जो है उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। और दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक, है ना। कहाँ तक फैला हुआ है? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इधर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। क्लियर? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व मतलब कि इस तरफ अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है आपका? भारत फैला हुआ है। जो आपका भारत देश है वो इतने सही तरीके से फैला हुआ है ना, फैला हुआ है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। मतलब भारत जो है ना, भारत का समुद्र में भी कब्जा है। कहाँ तक है समुद्र में भारत देश का हिस्सा? समुद्री हिस्से में ये समुद्र है, इधर 12 मील तक का पूरा भारत देश का पूरा कवर करके रखता है। 12 मील तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 12 मील तक फैला हुआ है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। हमारे देश में भारत देश की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 45 अक्षांश तक निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांश और देशांतरी विस्तार के परिणाम विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री है। भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है? 30 डिग्री है। जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है? 2999 किलोमीटर है। मतलब कि अगर आप यहाँ से लेकर अक्षांश को गिनना शुरू करें, आप यहाँ से 36 से लेकर के यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ पर यहाँ नीचे 8 तक है। यदि आप इसको गिनोगे तो आपका लगभग कितना अक्षांश आता है? आपका 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। कितना आता है आपका? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है ना। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है। कितना आता है? 30 डिग्री आता है। मतलब कि यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक यदि आप अक्षांश की गणना करो कितना आता है आपका? 30 डिग्री आता है।
और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इसकी दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी दूरी। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत देश की जो टोटल दूरी है, जो टोटल लंबाई है, वो कितनी है आपकी? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, कहां से लेकर कहां तक? पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक 2933 किलोमीटर लंबा है ना। इतना बड़ा अंतर है ना। क्लियर? ये है, ये ऐसा ऐसा होता है। अब आगे देखो, ये अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटते जाती है। ये अंतर इसीलिए है कि दो ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटते जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो, यहां पर क्या होता है कि जो देशांतर रेखा होती है, जो आपकी पृथ्वी हो गई, इसका पहला ध्रुव हो गया और दूसरा ध्रुव हो गया, और ये हो गया देशांतर रेखा। इस प्रकार से होती है ना। तो देशांतर रेखा जब क्या होती है? ध्रुव की ओर जाती, तो अभी देशांतर रेखा के बीच में दूरी ज्यादा है, फिर जैसे ये ध्रुव के पास में आएगी, दूरी क्या हो जाएगी? इनके बीच की कम हो जाएगी। जैसे ये देशांतर रेखा ध्रुव के पास में आएगी, दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। लेकिन जो अक्षांश रेखा होती है, उनके बीच की दूरी हर जगह कैसी होती है? एक जैसी होती है। जहां पर जितनी बड़ी उतनी बड़ी यहाँ पर भी होगी, है ना। अक्षांश रेखाओं की दूरी कैसी होती है? हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, है ना। वो आप करते रहना। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है ना। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। भारत का दक्षिण हिस्सा मतलब ये होता है दक्षिण, ये होता है भारत का दक्षिण। जो दक्षिण का हिस्सा है वो कायम है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब जो होता है कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई पृथ्वी। बिल्कुल बीच में होता है विषुवत रेखा, है ना। और जो हो गया आपको उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए क्षेत्र गर्म होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये होती कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का। तो ये होगी भारत देश की कर्क रेखा, है ना, और मकर रेखा, कर्क रेखा के बीच में है ना। कर्क रेखा है मतलब कर्क रेखा के इधर का क्षेत्र है, इसलिए काय में आएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। और ऊपर वाला आता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ऊपर का एरिया कहाँ में आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नता के उत्तरदायी है। आपने देखे होंगे, इधर का एरिया थोड़ा गर्म होता है, इधर का एरिया थोड़ा ठंडा होता है। यहाँ पर अलग प्रकार के मसाले उगते हैं, यहाँ पर अलग प्रकार के मसाले उगते हैं। क्यों उगते हैं? सूर्य के कारण। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा के नीचे की ओर सूर्य का प्रकाश तेजी से पड़ता है, और कर्क रेखा के ऊपर थोड़ी ठंडी पड़ती है, इसलिए ऊपर का एरिया कैसा होता है? ठंडा होता है। ये होता है, यही कारण है ना भिन्नता के लिए। आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतर के मानों से स्पष्ट है कि कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है लगभग। देखो यहाँ से देशांतर अपना भारत देश कहाँ शुरू होता है? भारत देश अड़ुसठ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 96 तक जाता है। तो 96 में से 68 के बाद आप गिनोगे, 68 से बात 1 2 3 4 5, तो 68 से लेकर के 96 जाओगे तो लगभग 30 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 30 का अंतर होता है ना। कितने देशांतर में स्थित भारत देश? 30 के देशांतर में क्या होता है? स्थित होता है ना। और जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय से लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जब पृथ्वी का आला हिस्सा सूर्य के सामने है ना। मतलब यहाँ पर कितने बज रहा है? इस एरिया में अगर मान के चलो बज रहा है 4, है ना। यहाँ पर कितने बज रहा है? 4 बज रहा है। तो ये वाले भाग अरुणाचल प्रदेश में बजेंगे आपके 6। कितने बजेंगे? 6 बजेंगे, है ना। यहाँ पर अगर सूरज 2 घंटे पहले निकल गया तो यहाँ पर सूरज कितने 2 घंटे बाद में निकलेगा, क्योंकि सूर्य के सामने वाला हिस्सा पहले जाएगा। जब पृथ्वी घूमेगी, जब पृथ्वी राउंड करेगी तो ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने पहले जाएगा और ये वाला हिस्सा सूर्य के थोड़ा बाद में आएगा।
ये हिस्सा सूर्य के पास में पहले आ गया, इसीलिए यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा लेट के निकलता है, दिन निकलता है। 2 घंटे का अंतर पैदा करता है, 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित है, भारत के मानक समय से हम पहले ही परिचित है। मानक याम उत्तर का क्या उपयोग है? मानक याम उत्तर को मतलब जो होता है कि इसको 2 घंटे, हम ऐसे थोड़ी मानते कि भाई यहाँ पर 4 बज रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है ना। आपने देखे होंगे कभी कभी 5 बजे सूरज डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक मानक समय माना गया है। जो कलकत्ता होता है ना, कलकत्ता में जितना टाइम हो रहा है उसी को पूरे भारत देश का टाइम माना जाता है। कलकत्ता में सूरज डूब गया मतलब 6 बज गए, है ना। तो यहाँ पर भी भले यहाँ पर 4 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम? 6 मान लेते हैं। पूरे भारत देश में एक ही टाइम चलता है, मानक समय चलता है। क्या चलता है? मानक समय याम उत्तर चलता है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़ इम्फाल में सूर्य अन्य भागों में, है ना, 2 घंटे बाद उत्पन्न होता है। क्लियर? ये होता है मानक समय याम उत्तर। क्लियर? समझ में आया क्या होता है? आया कि नहीं आया बताओ? आया कि विस्तार से बताऊं थोड़ा? इतनी जल्दी खत्म हो गया तुम्हारा काम, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जो तुम लोग भारत देश है का नहीं, जो भारत देश, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला। ये पूरे भारत देश का जो एरिया है, भारत देश का जो तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा क्षेत्र है, अंदर का जो तुम्हारा पूरा क्या है, एरिया है, पूरे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है तुम्हारे भारत देश का क्षेत्रफल, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। पूरे वर्ल्ड में जितना भाग होता है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में जितना भाग होता है, अगर वर्ल्ड में मान चलो कि 100 एकड़ जमीन है, तो उसका मात्र 2% भाग भारत देश में। पूरे वर्ल्ड के एरिया का, है ना, 2%, कितने प्रतिशत? 2% भाग क्या है आपका? भारत देश है। पूरे विश्व का कितना है ये? 2% है। कितना है पूरे विश्व का? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश भारत, सबसे बड़े जो देश होते हैं उसमें से भारत जो वर्ल्ड का 7वां देश है। कौन सा है? 7वें नंबर का, 7वां सबसे बड़ा देश है ना। भारत का क्या है? भारत विश्व का क्या है? 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में दिए गए भारत के देशों के नाम याद है? कि 9वीं कक्षा में तुमने पढ़े थे? तुमने दूसरी किताब से पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़े नहीं तुमने? अब आकार तुमने एमपी बोर्ड से पढ़े थे। सामाजिक विज्ञान कहाँ चेंज हुई थी? गणित और विज्ञान की तो चेंज हुई तुम्हारी किताब। आकार इस साल चेंज हुई मगर, है ना। आकार, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत का आकार जो होता है, भारत का जो आकार है ना भैया, बहुत सारी भौतिक विविधता है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारत में क्या है? ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ब्रह्मपुत्र नदी है, महानदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है और कावेरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ी है। उत्तर पूर्वी और भारत का नक्शा किसी के पास? दूसरी बुक होगी उसमें होगा नक्शा। मेरा भारत जैसा कोई देश नहीं। ये देखो, देखो क्या होता है? जो हो गया आपका उत्तर और जो हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। क्लियर है ना? हो गया पश्चिम। क्लियर? तो भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? उत्तर पूर्व में पहाड़ी है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है ना, और बहुत सारी भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं, है ना। जो भारतीय उपमहाद्वीप होता है आपका, यहाँ पर आपको नक्शा दिख रहा होगा, भारतीय उपमहाद्वीप होता है, ये इतना बड़ा उपमहाद्वीप होता है, पूरी पहाड़ी से मिलकर के बना हुआ है, पेड़ पौधे से मिलकर के बना हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि उपमहाद्वीप का मतलब जो होता है एक ऐसा हिस्सा जो जमीन का एक टुकड़ा हो, है ना। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप को इतना माना जाता है कि भैया ये इतना पूरा एरिया भारतीय उपमहाद्वीप है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल है ना। उपमहाद्वीप है ना, है ना। तो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको हम उपमहाद्वीप बोलते हैं।
क्या आपका उपमहाद्वीप है। खेवर बुलंद, शिव किला, नाथुला तथा बोडमिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना बहुत मुश्किल था। मतलब कि इधर के जो लोग हैं ना, अमेरिका साइड के लोग इधर भारत देश में नहीं घुस पाते थे, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक टाइप का था, है ना। इसलिए बोलते कि इतनी जगह में लोग बाग रहते, इसलिए इसको उपमहाद्वीप नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? उपमहाद्वीप नाम दे दिए। भारत के मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजस्थान जैसलमेर तक, मणिपुर में इम्फाल तक मार्ग में आएंगे। जब आप भारत देश में क्या चलोगे, जब आप भारत देश में कश्मीर से कहाँ जाओगे, कश्मीर से तक आप पैदल निकल गए और कन्याकुमारी आओगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाओगे तो आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी। यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के पेड़ पौधे अलग मिलेंगे, यहाँ पर सेब मिलेंगे, यहाँ पर मसाले मिलेंगे, है ना। यहाँ पर अलग किस्म का मिलेगा, यहाँ पर अलग किस्म का मिलेगा, यहाँ पर अलग जानवर मिलेंगे, यहाँ पर अलग जानवर मिलेंगे। क्या पाई जाएगी? भौतिक विविधताएं पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? आपकी भौतिक विविधताएं पाई जाएगी। भौतिक विविधताएं पाई जाएगी। क्लियर? भौतिक विविधताएं पाई जाएगी, है ना। भौतिक विविधताएं पाई जाएगी। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है तथा इसका संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह में 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे वहां विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत देश में यहाँ की जमीन यहाँ की जमीन अलग प्रकार की, यहाँ पे अलग प्रकार की, तो अलग अलग प्रकार की विविधतापूर्ण अलग अलग किस्म के यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? संसाधन पाए जाते हैं। अलग अलग किस्म के अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी। भारत की स्थिति की मानचित्र की जांच करें, आप देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बांधती है। प्रायद्वीप भारत की इस समुद्री स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो भारत देश है, भारत देश में यहाँ पर क्या है? अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसकी सीमाएं इधर साइड से ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, इसके नीचे हिंद महासागर है और यहाँ पर फिर हवाई मार्ग है। यहाँ से हवाई जहाज चलते ऊपर, हवाई मार्ग से हवाई जहाज चलते इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार से सीमा लगी हुई है। कई सारे देशों से भारत देश का लगी हुई है, सीमाएं लगी हुई है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर ये द्वीपीय होते हैं, खाड़ी और जल संधि में, है ना। ये सब होता है। अभी इसका अभ्यास है, ये आपका पाठ होगा।